कोरोना के संकट काल में विश्वविद्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि छात्रों का कोई नुकसान ना हो, इस कारण वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया है। इसके पूर्व में भी इतिहास विभाग द्वारा कुछ लेक्चर्स बनाए गए थे जो सबको अन्य माध्यमों से ऑनलाइन उपलब्ध हुए हैं। इसके पूर्व जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों की चर्चा की थी। जहाँ तक भारतीय इतिहास के स्रोत की बात है, जब कोई भी छात्र जो स्नातक में आता है या अपन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आते हैं तो इतिहास के जिस विषय को अपन पढ़ते हैं उसके स्रोतों के विषय में जानकारी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम इस स्रोत के माध्यम से ये समझ पाते हैं कि जो इतिहास की पुस्तकें या इतिहास का लेखन हुआ है उसका आधार है क्या। और जब हम ये देखते हैं कि इतिहास जो है एक समाज विज्ञान का विषय है और समाज विज्ञान के विषय में हमें वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से समाज के साहित्य का या समाज के इतिहास का अध्ययन करना है, इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम सोर्सेस को पढ़ेंगे, क्योंकि स्रोत जो हैं वो सब्जेक्ट का आधार है। इसमें आज जैसा हमने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर हम चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं, ये साहित्यिक स्रोत से मतलब है कि जो प्राचीन काल है। सबसे पहले हम समझते हैं प्राचीन काल को इतिहास में क्या विभाजित किया गया है। भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से 3 भाग में विभाजित किया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में जो हम लेते हैं वो ईसा पूर्व में जहाँ से हमारी सभ्यता का विकास हुआ है वहाँ से लेके 1000 ईस्वी तक का काल को हम प्राचीन इतिहास की संज्ञा हम या परिभाषित या विभाजित किया गया है इतिहासकारों द्वारा। इस विषय में भी हालांकि वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा, शोध और डिस्कशन जारी है एकेडमिक्स के बीच में क्या ये काल विभाजन ठीक है, लेकिन हमें छात्रों की दृष्टि से जो विभाजित कालखंड है उस पर अभी चर्चा करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, जो सभ्यता के प्रारंभ से लेके 1000 ईस्वी तक का इतिहास को हम प्राचीन भारतीय इतिहास की संज्ञा देते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 2 भाग में विभाजित करते हैं: धार्मिक इतिहास और धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य का तात्पर्य है वो साहित्य जो धर्म से संबंधित है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जब धीमे धीमे विकास चालू हुआ तो उसमें धर्म का समावेश पहले दिन से ही है। तो हम ये देखते हैं कि इसके कारण 2 भाग में धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब ये है जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने महत्वपूर्ण धर्म हुए हैं उससे संबंधित साहित्य की रचना कैसे हुई, इसके रचनाकार कौन थे, इसका महत्व क्या था, इसका कालखंड में क्या महत्व है। धर्मेतर साहित्य से यहाँ से मतलब है जो धर्म से अलग है, जो धर्म से अलग जो साहित्य हैं जिनका संबंध धर्म से ना होके लौकिक जीवन से संबंधित है या प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, सामाजिक जीवन से संबंधित है। अब जब हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं, इसको भी विद्वानों के द्वारा 3 भाग में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण जो साहित्य है इसको हम सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण शब्द से आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति सूचक शब्द ना होकर यहाँ ब्राह्मण से मतलब है कि पूरा जो हिंदू दर्शन है, हिंदू व्यवस्था है, उसको वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है या उसका प्रतिबिंब पैदा करता है। ये यहाँ ब्राह्मण साहित्य से तात्पर्य है। और इसका हम विभाजन अगर हम आगे देखेंगे तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत भी हम इसको कई विभागों में विभाजित पाते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसको विभाजित करते हैं ब्राह्मण साहित्य में वेद, क्योंकि वेद भारतीय संस्कृति सभ्यता का आधार है। क्योंकि इसके साथ साथ हमें क्रम भी समझना आवश्यक है, क्योंकि बिना क्रम समझे हम इसके क्रम को नहीं समझे, इतिहास के कालखंड को नहीं समझ पाएंगे। जैसे जब हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य में वेद की, तो भारतीय कालखंड व्यवस्था में सबसे पहले जो सभ्यता आई वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चूँकि आज दिनांक तक प्रमाणिक रूप से कोई ये नहीं कह पाया कि ये लिपि में क्या लिखा है और उस सभ्यता के अंत की जो या पतन की जो व्यवस्थाएं, जो कारक हैं वो निश्चित नहीं है। और वो एक व्यवस्था
कि जो साहित्य है वो पढ़ा नहीं गया। इसी कारण बहुत लोगों के दिमाग में हो कि अब साहित्य या प्राचीन साहित्य की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नहीं आई। इस कारण सिंधु घाटी के संबंध का साहित्य अभी इसमें समाहित नहीं होता है। तो भारतीय इतिहास के क्रम में जब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगली जो कालखंड आया या सभ्यता का विकास हुआ वो वैदिक सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता का जो आधार है वो वेद है। और इसी कारण ब्राह्मण साहित्य में हम जो साहित्य के स्रोत की बात करते हैं सबसे पहले करते हैं वेदों की। अब जो वैदिक काल है वो लगभग हम देखते हैं कि 2000 से 2500 ईसा का कालखंड पूरा वैदिक काल रहा है, और इसके संबंध में जो साहित्य की रचना हुई वो वैदिक साहित्य। इसमें जो कालखंड में सबसे पहला हम साहित्य मानते हैं वो है ऋग्वेद, जो वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। और जो वैदिक काल का कालखंड का विभाजन भी दो भागों में है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो कालखंड है वो ऋग्वेद से को प्रतिनिधित्व करता है। तो ऋग्वेदिक काल जो व्यवस्था है उसका जो साहित्य है उसको जब हम देखते हैं तो वो उसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। और इसमें अब व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि ऋग्वेद में ये जो रचना हुई क्या ऋग्वेदिक काल में हुई, पूर्व वैदिक काल में हुई? तो यहाँ भी एक ये है कि जो वैदिक काल है आज की वर्तमान जो अभी तक की अध्ययन है उससे समझ में आया कि उस समय लिपि का विकास नहीं था जब ऋग्वेदिक काल का कालखंड था, आज से 2000 ईसा पूर्व। लेकिन उस काल का जो समाज का के संबंध में जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई, राजनीतिक घटनाएं हुई, समाज का विकास, वो सारा ऋग्वेद में चर्चा है। ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं कि इसकी दो महत्वपूर्ण वृत्तांत हमें ऋग्वेद साहित्य की महत्ता को बताता है, जिसमें पहला महत्व है वो है दशराग युद्ध। कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक 10 राजाओं का जो एक समूह था उसका दूसरे जो भरत नाम के कुल था उसके राजा के संग युद्ध हुआ, जिसका वृत्तांत हमें दशराग युद्ध में ऋग्वेदिक साहित्य में मिलता है। इसका मतलब ये है इस साहित्य से हमें दो जानकारी मिलती है, उस समय के समाज का विवरण, दूसरा उस समय की राजनीतिक स्थिति का विवरण। मतलब जो समाज है वो धीमे धीमे राज्यों या प्रशासन के रूप में परिवर्तित होने लगा था। और दूसरा ऋग्वेदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वेद साहित्य में ही हमें पहली बार जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल हम ये देखते हैं कि जो भारतीय समाज है उसकी जो कल्पना है वो विराट पुरुष से की गई। विराट पुरुष से मतलब जो भगवान विष्णु का एक विराट रूप बताया गया है, और विराट रूप में ये की गई है कि जो उनका मस्तिष्क है या सिर है उसको ब्राह्मण का उसका प्रतिनिधित्व किया गया है, जो उसका वक्ष स्थल है उसको क्षत्रिय से संबंधित बताया गया है, जो उसका उदर वाला पोषण है उसको वणिक वर्ग या वैश्य वर्ग से, और नीचे का पोषण शूद्र वर्ग से बताया। इसका मतलब उस समय समाज में धीमे धीमे विकास होने लगा था कि समाज 4 भागों में विभाजित था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका तात्पर्य जातिगत व्यवस्था से नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी भी उसका प्रतिनिधित्व करता हो जो यज्ञ हवन पढ़ने का काम करेगा, उसका संबंध उस समय इन कार्यों से था। इसके बाद दूसरा हम आते हैं वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसमें 1603 यज्ञों के नियम विधियाँ दी गई हैं, और इसके संबंध में भी हम देखते हैं कि ऋग्वेद में समाज का धीमे धीमे विकास चालू हुआ, वहाँ यजुर्वेद में उस समाज में जो धर्म की स्थापना थी उस धर्म की स्थापना का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया यज्ञ। यज्ञ की जितने नियम, उसकी विधियाँ, उनकी वेदी का मापन, उसका कर्मकांड की पूरी व्यवस्था यजुर्वेद में के इस साहित्य में पूरा हमें काफ़ी विस्तृत रूप से हमको देखने मिलता है। अब यजुर्वेद साहित्य से हमें क्या महत्व है, अगर उसके अब महत्व में जाएं तो एक तो ये उस समाज का जो विवरण है वो हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो यज्ञ वेदी होती थी, यज्ञ वेदी का माप का निर्धारण, किस यज्ञ में कितने पुरोहित, कितनी वेदियाँ के हिसाब से माप होगी। तो जो जयमिति का उद्घाटन हम मानते, जयमिति का जो वो हम मानते हैं उद्भव, या जयमिति यहाँ से आई है गणित का पाठ, वो हम मानते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञ की वेदियों का जो मापन दिया गया है वो भारत की दर्शन में सबसे पहले यजुर्वेद में उसकी चर्चा की गई। इसका मतलब भारतीय समाज प्राचीन काल से ही विज्ञान और वैज्ञानिकता के हिसाब से आगे विकसित हो रहा था। सामवेद शब्द से इसका अर्थ लगाया जा सकता है, साम का अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः जो है वो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो गान हैं उनका संग्रह है, और इसे भारतीय संगीत का
मूल या उत्पत्ति का समय भी हम कह सकते हैं, जो सामवेद में जिस हिसाब से इस चीज़ का जिक्र किया गया है। और सामवेद से जो उच्चारण हैं, किस यज्ञ के समय पे क्या गाया जाएगा, कितना उसका उच्चारण होगा, इसका भी पूरा विस्तार से चर्चा की गई है। सामवेद जो है वो उत्तर वैदिक कालीन समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद जो अगला क्रम है वो है अर्थवेद का। अर्थवेद के संबंध में हम जो देखते हैं, जो साहित्य से हमें जानकारी मिलती है, उसमें उस समय का जो साहित्य का हमें चित्रण मिलता है, जिसमें 731 मंत्र हैं और इसमें समाज के विभिन्न रूपों का हमें विवरण मिलता है, जैसे रोगों का निवारण, शासन व्यवस्था, राजभक्ति, लोगों के सामाजिक बंधन, विवाह के संबंध में गाए जाने वाले प्रणय गीत, जादू टोना। इस संबंध में बहुत सारे सूक्तों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। साथ में जो कुरु था, कुरुओं के जो परीक्षित जो राजा हुए हैं, उनको कुरुओं का राजा कहा गया है और उनकी शासन व्यवस्था के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया। इस प्रकार से अगर हम देखें साहित्य की दृष्टि से, तो वेद के जो 4 भाग हैं, उसमें जो ऋग्वेद है वो पूर्व वैदिक काल की समाज को प्रतिनिधित्व करता है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के माध्यम से समाज का चित्रण प्रस्तुत करता है। और इसमें समाज के अर्थवेद तक आते आते हम देखते हैं कि समाज के कई पक्षों का हमें जानकारी मिलने लगती है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि समाज का विकास किस तरीके से भारतीय समाज का विकास का क्रम चल रहा था और भारतीय समाज कैसे कैसे धीमे धीमे अपने विकास की ओर अग्रसर था। अब ये जो वेद हैं, इन वेदों के भी अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ से तात्पर्य है ऐसी संहिताएं जो वेदों की व्याख्या करते हों, उनको सरल और सुगम बनाते हों, उनके लिए उनका ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। और इन ब्राह्मण ग्रंथों के भी हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उनके अपने वो उनके पुरोहित हैं जिन्होंने इसकी रचना की या इनकी व्याख्या की। जैसे हम देखते हैं कि ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशिकी जो हैं, ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय जो हैं वो उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और कौशिकी की जो है वो यजुर्वेद के हैं, और तैत्रेय भी जो है वो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों की गई, इसमें हम महत्वपूर्ण ये देखते हैं कि कुछ रचनाओं की या उस समाज की जो और विकास हुआ वो वैदिक काल की बाद की समाज का विकास, उस समय की साहित्य का रचना या उसको और समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। सतपथ जो है वो सामवेद के वो ब्राह्मण ग्रंथ है, और पंचविश जो है वो सतपथ जो है वो सामवेद के लिए, पंचविश जो है वो अर्थवेद के लिए, तथा गोपद भी जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ वो अर्थवेद के संबंध में ब्राह्मण ग्रंथ है। इनके अलग अलग ऋषि थे जिन्होंने इसकी रचना की, इसकी व्याख्या की, वेदों को समझने के लिए इसका एक विस्तार किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो ऐत्रेय है वो ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ। अब ऐत्रेय से हमको क्या जानकारी मिलती, ऐत्रेय में हमें राज्य के राज्याभिषेक के नियम और राजाओं की नामावली, साहित्य की दृष्टि से हम देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि उस समय के जो राजाओं की नामावली, मतलब राजा की जो नामावली से हमें शासन व्यवस्था का क्रम मालूम चलता है, और उसके संबंध के जो अभिषेक के नियम, अभिषेक से नियम से मतलब सिर्फ एक पूजा पाठ से संबंधित नहीं था, यहाँ अभिषेक से नियम से मतलब था कि वो क्या योग्यताएं थी जो एक राजा में होनी चाहिए, और राजाओं की जो क्रमावली मिली उससे हमें भारतीय समाज के विकास का क्रम हमें मिला, ये ऐत्रेय ब्राह्मण ने। और ये हम पुनः आपको बताना चाहें कि ये वैदिक काल के बाद की रचनाएं हैं, तो ये वैदिक काल के बाद को प्रतिनिधित्व करती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम देखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण जो है उसने कुछ
राजवंश या उस समय के राजाओं की चर्चा की, जिनमें गंधार, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, इन राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है। वैदिक काल के बाद भारतीय समाज में शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और पूर्वोत्तर, जो वर्तमान का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उस समय बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश या राजाओं का अपनी व्यवस्था स्थापित हो गई। उसकी पूरी सूची, इन राजाओं में किस समय किस शासक ने शासन किया, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, उन राजाओं के नाम हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अब इसी प्रकार वैदिक साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण है शतपथ ब्राह्मण का स्थान इस कारण भी है क्योंकि इसने पहली बार बहुत सारे राजवंशों और बहुत सारे राज्यों की चर्चा की। इसका मतलब अब भारतीय समाज में राजाओं और राजवंशों का विकास चालू हो गया था और इसमें कई जगह हम ये भी देखते हैं कि इन राजवंशों के विस्तार की नीति भी हमें चर्चा इसमें मिलती है। दूसरा, वेद की व्याख्या करने के लिए, वेदों के बाद के समय को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई।